सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पनामा स्कैंडल की तहकीकात के दौरान वॉल्यूम नंबर 10 का जिक्र बहुत हुआ। पनामा मुकदमे पर तहकीकात करने वाली JIT ने जब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी तो उसमें बताया था कि शरीफ ख़ानदान की आमद और दौलत के जाहिर करदा असासों में बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है। बड़ी रकम कर्ज और तोहफे की शक्ल में तरसील की गई। शरीफ ख़ानदान की आमदन उनके तर्ज ज़िंदगी के से मुताबिकत नहीं रखती, जिस पर नैब का रेफरेंस भी बनता है। ये रिपोर्ट पेश करते हुए JIT के सरबरा वाजिद ज़िया साहब ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि रिपोर्ट का वॉल्यूम नंबर 10 पब्लिक ना किया जाए। वॉल्यूम नंबर 10 में ऐसा क्या था कि JIT ने उसको पब्लिक करने से मना किया और नून लीग ने वॉल्यूम नंबर 10 खोलने की दरख्वास्त भी नहीं दी। आज तक कौम ये नहीं जान सकी कि वॉल्यूम नंबर 10 में ऐसे कौन से राज दफन थे। ये वॉल्यूम नंबर 10 अब तक सील है। वॉल्यूम नंबर 10 को नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त पर एक बार खोला गया था और सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया गया था, उसके बाद दोबारा सील कर दिया गया। अब वॉल्यूम नंबर 10 में क्या है ये या तो JIT के वो अरकान जानते हैं या सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के कुछ साहिबान या फिर ख्वाजा हारिस साहब जानते हैं। उस वॉल्यूम नंबर 10 को खोलने की दरख्वास्त ना नून लीग ने की, बता रही हूँ, ना ही उसको हासिल करने की कोशिश की, ना उस पर ज़्यादा बहस की और ना ही इसको पब्लिक करने का फैसला किया। JIT की तहकीकाती रिपोर्ट से मुंसलिक इसी वॉल्यूम 10 से मुतालिक उस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि अगर JIT की 10वीं जिल्द को खोला गया तो नवाज शरीफ दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी वॉल्यूम 10 से मुतालिक एक सीनियर सहाफ़ी ने भी कुछ इसी किस्म का बयान दिया था। देखिए ज़रा। JIT ने जब शरीफ फैमिली से तफ्तीश का आगाज़ किया तो शरीफ ख़ानदान ने एक वावेला मचाना शुरू कर दिया। मरियम नवाज़ कहती रहीं कि JIT के पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। पप्पू और बबलू कहते रहे कि JIT ने उनको खिलौने नहीं दिए और ना खेलने दिया, बल्कि एक जगह बिठाकर ABC सिखाई। नवाज शरीफ कहते रहे कि JIT के पास कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपना और उनका वक्त ज़ाया और बर्बाद कर रही है। कुछ नून लीगी तो ये भी कहते रहे कि JIT जब तफ्तीश करती और पता चले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस पर भी उस वक्त की ऑपोजिशन क्या कहती थी ये भी ज़रा देख लीजिए। पनामा स्कैंडल के इस पूरे केस में हर चीज़ तो सामने आ गई, लेकिन ये वॉल्यूम 10 नहीं खुल सका, ना कौम को पता चल सका कि नवाज शरीफ साहब पर करप्शन के अलावा और क्या क्या इल्ज़ामात हैं या उन्होंने मज़ीद क्या कारनामे अंजाम दिए। लेकिन जिस तरह ये बड़े साहब बता रहे थे, इससे तो लग यही रहा था कि वॉल्यूम 10 में यकीनन ऐसी मालूमात हैं, ऐसे इंकशाफात कह दें कि वो हैं जो शरीफ ख़ानदान के लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस चीज़ के बारे में 100% मालूम नहीं होता, इंसान उससे मुतालिक कुछ हक़ाइक़ और फाइंडिंग्स अपने सामने रखते हुए अंदाज़ा ज़रूर लगा लेता है। ऐसा ही JIT के वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से उसे पब्लिक ना करने की दरख्वास्त की गई, सोचिए ज़रा। और आज तक वो JIT का वॉल्यूम 10 नहीं पब्लिक हो सका, सील है। पहले ये क्लिप ज़रा देख लीजिए, बाकी फिर मैं आपको समझा दी। अच्छा, नवाज शरीफ की लाइन ही यही थी, यह आपने जब सुना तो आपको भी क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ की लाइन ही ये थी कि भारत के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी। नवाज शरीफ कहते थे कि दफ्तर खारजा में भी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेना। शरीफ फैमिली प्रो इंडिया थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ मोदी से मिलने गए, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने का वक्त नहीं था नवाज शरीफ के पास, ना नीयत थी। ये थी हमारी उस वक्त की खारिजा पॉलिसी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। शायद इसीलिए उन्होंने मुल्क का वज़ीर खारजा किसी और को लगाया ही नहीं, क्योंकि वो शायद ये सब करने में थोड़ी तो झिझक ज़रूर महसूस करते। लेकिन नवाज शरीफ को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं हुआ। जब कोई शख्स किसी मुल्क का सरबराह बनता है तो उसका कोई फ़ैसला, कोई अमल, कोई बात सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, इसलिए कि मुल्क के सरबराह का हर अमल, हर फैसला मुल्क और कौम पर कोई ना कोई असर ज़रूर छोड़ता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये सब नहीं सोचते थे। नवाज शरीफ मोदी से मिलने गए,
मुल्की मुफाद के लिए नहीं बल्कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में गए। नवाज शरीफ ने जिंदाल को पाकिस्तान बुलाया, मरी की सैर करवाई, मुल्की मुफाद के लिए नहीं बल्कि ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर। नवाज शरीफ ने मुल्क का वज़ीर आज़म होकर कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया, मुल्की मुफाद के लिए नहीं, दोबारा दोहराऊंगी अपने अल्फाज को, सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर, मुल्की मुफाद के लिए नहीं, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर। नवाज शरीफ इदारों को डिक्टेट करते रहे कि कुलभूषण का जिक्र तक दफ्तर खारिजा में नहीं किया जाएगा। इसमें भी मुल्क का फ़ायदा नहीं था, मुफाद नहीं था, बल्कि नवाज शरीफ का मुफाद था, ज़ाती मुफाद। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ अपने ही मुल्क की फ़ौज के खिलाफ बोलने के लिए हर वक्त तैयार रहे। नवाज शरीफ अपने ही मुल्क के इदारों को गंदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। नवाज शरीफ अपने ही मुल्क की अदालतों पर हमला करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहे। यह भी हरगिज़ मुल्की मुफाद में नहीं था, बल्कि यह भी ज़ाती मुफाद में ही था। इसका मोटिव भी रियासत नहीं बल्कि सियासत बचाना था, उसका मकसद भी अपनी जायदाद बचाना था। नवाज शरीफ बीमार हुए, नवाज शरीफ अस्पताल गए और फिर नवाज शरीफ बाहर चले गए। वो तो वोट को इज्जत दो की मुहिम चलाने के ख्वाहिशमंद थे, वो तो अवाम के साथ ही जीना मरना भी चाहते थे, ऐसा ही है। लेकिन सिवाय मरीम नवाज के तकरीबन पूरा शरीफ ख़ानदान ही लंदन में इलाज के नाम पर हवाखोरी कर रहा है। किसका फ़ायदा है? मैं पूछती हूँ, उसमें किसका फ़ायदा है? नून लीग का? नून लीग के वोटर का? नहीं, ज़ाती फ़ायदा है सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स का जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं और इसका नाम है नवाज शरीफ। सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स ने अपने फ़ायदे के लिए सोचा, खुद गर्जी की इंतहा। फिर आ जाते हैं वॉल्यूम नंबर 10 पर। वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम के उस बयान से ही लगाया जा सकता है जो अभी हमने देखा था कि नवाज शरीफ ने ज़ाती हासिल करने के लिए मज़ीद न जाने कितने नाम लेने से ही मना किया होगा। ज़रा सोचिए, नवाज शरीफ ने ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देते हुए मज़ीद कितने ऐसे नाम होंगे जो खुद ही दबा दिए होंगे, मज़ीद कितने ऐसे इक़दाम किए होंगे कि जिनका ज़ाती फ़ायदा तो सिर्फ नवाज शरीफ को हो जाए, लेकिन नुकसान मुल्क को हो या आवाम को, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ का फ़ायदा होना चाहिए। दोबारा कहूँगी, खुद गर्जी की इंतहा। और ये पहली बार की बात नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी होता रहा। देखिए ज़रा, अब ज़रा देखिए, जब भी मैं ये क्लिप देखती हूँ ना, मुझे यकीन जानिए बहुत तकलीफ़ होती है, गुस्सा भी आता है इस शख्स पे, क्योंकि मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप सब भी करते होंगे। 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स अपने ही मुल्क के बारे में, ऐसे मुल्क में जाकर जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसका दुनिया को पता है कि वो मुल्क पाकिस्तान का रिवायती हरीफ है, कभी दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन है ये मुल्क हमारा, वहाँ ये बातें करता है ये शख्स जो 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हो, कि कैसी बातें करता है भारत में जाके, भारत में जाके कहता है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया। 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला ये शख्स कारगिल की जीती हुई जंग को सियासी शिकस्त में तब्दील करवाता है। वो जंग जिसके बारे में खुद भारतीय जनरल ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनको गर्दन से पकड़ लिया था, उनको बेबस कर दिया था। उस जंग को हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ना सिर्फ रुकवाता है बल्कि उसको सियासी शिकस्त बना देता है। चलो मान लें कि वो मुल्क का सरबरा था, उसका हक था मुल्क के बारे में जो बेहतर समझे वो फैसला कर ले, तो फिर मुझे ये बताइए, ये भी बता दें मुझे कि नवाज शरीफ की कामयाब जो खारिजा पॉलिसी थी उससे नवाज शरीफ के अलावा किसको फ़ायदा हुआ? क्या मुल्क का फ़ायदा हुआ? क्या कौम का फ़ायदा हुआ? नवाज शरीफ ने दफ्तर खारजा में कुलभूषण का नाम हराम करार दे दिया था, इससे मुल्क का कितना फ़ायदा हुआ? नवाज शरीफ ने भारत जाकर अपने ही मुल्क की फ़ौज के खिलाफ बात की, इससे मुल्क का कितना फ़ायदा हुआ? नवाज शरीफ ने कारगिल की जंग को सियासी शिकस्त में बदल दिया, इससे मुल्क का या आवाम का, कौम का क्या फ़ायदा हुआ? ज़रा बताइए। नवाज शरीफ मोदी से मिलने दिल्ली गए, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले, इससे मुल्क का कितना फ़ायदा हुआ? ये बता दें। नवाज शरीफ के प्रो इंडिया होने से अभी इनको बुरा लगेगा, लेकिन सच कड़वा होता है। नवाज शरीफ, हाँ हो तुम प्रो इंडिया, नवाज शरीफ के प्रो इंडिया होने से मुल्क का, अवाम का, कौम का क्या फ़ायदा हुआ? आज मैं पूछती हूँ, नवाज शरीफ की भारत दोस्ती से मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचा? क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर डायलॉग करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी? क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की हामी भर ली थी? क्या भारत ने ये गारंटी दे दी थी कि अगर नवाज शरीफ और पाकिस्तान कुलभूषण का नाम ना ले तो भारत आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के मंसूबे बनाना बंद कर देगा? क्या जिंदाल ने मरी की सैर करते वक्त नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई थी
कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर गुर्बत, जहालत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई यकीन दहानी कम से कम कौम ने तो नहीं सुनी। ऐसा अमली तौर पे भी नज़र नहीं आया, ना देखा गया। फिर नवाज शरीफ ने जो किया वो ज़ाती हैसियत में किया, ज़ाती मुफाद के लिए किया। अंडरस्टूड सी बात है। फिर नवाज शरीफ ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया। फिर नवाज शरीफ ने जो कुछ किया वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए किया। क्लियर बात है, कोई शक व शुबा नहीं, 0.1% भी नहीं। क्लियर, सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस बंदे ने किया जो किया। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये तासुर आम था कि सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ऐसा ही तासुर था कि सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है। वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि नवाज शरीफ की खारिजा पॉलिसी सिर्फ नवाज शरीफ के लिए थी। मुल्क का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अब एक बार फिर चलते हैं JIT के वॉल्यूम नंबर 10 की जानिब। वॉल्यूम नंबर 10 में ऐसा क्या हो सकता है जिसको पब्लिक ना JIT ने करना चाहा और ना ही शरीफ ख़ानदान ने इसकी ख्वाहिश जाहिर की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने भी वॉल्यूम 10 पढ़कर खामोशी साध ली। क्यों? क्योंकि शायद उसमें भी नवाज शरीफ ने ज़ाती हैसियत में कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए होंगे जिसकी वजह से मुल्क की मफाद नज़रअंदाज किया गया होगा। शायद उसमें भी नवाज शरीफ की इन्हीं काविशों और मेहनत का जिक्र किया गया होगा जो नवाज शरीफ ने सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए की हो। लेकिन इसमें मुल्क और कौम का नुकसान हुआ। एतजाज़ एहसन साहब कहते कहते थक गए कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक बार अपने मुंह से कुलभूषण का नाम ले लें, वो 2 लाख रुपए ऐसे गरीबों में बांट देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने ना नाम लेना था और ना लिया। सारी बात ही नीयत की है। मदार नीयतों पर होता है। नीयत ही नहीं थी नाम लेने की तो क्यों लेते भाई? जब नीयत ही, क्या मैं बोलूँ अब। ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से नवाज शरीफ की कभी अफवाज पाकिस्तान से नहीं बन सकी। फ़ौज का सियासत में कोई किरदार ना है, ना होना चाहिए, लेकिन मुल्की मुफादात पर फ़ौज समेत इस मुल्क में रहने वाला कोई एक शख्स भी समझौता नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ की ऐसी कामयाब खारिजा पॉलिसी के बायस, कामयाब देखें ज़रा, ऐसी कामयाब खारिजा पॉलिसी के बायस भारत को भी नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत हो गई थी और होनी थी। और जिससे दुश्मन मोहब्बत करे उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। ये क्लिप देखिए ज़रा। नवाज शरीफ के लिए भारत भी इतना ही फिक्रमंद रहा जितनी कि नवाज शरीफ की अपनी फैमिली। बल्कि नवाज शरीफ के बयानात को भारत ने कई बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ भी खुलकर इस्तेमाल किया। ये वो नवाज शरीफ हैं जिन्होंने दफ्तर खारजा में तो कुलभूषण का नाम लेने से मना कर दिया था, लेकिन अपने दारों, अपनी फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने से पहले तो एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि बगैर सबूत और बिला जवाज़ अपने दारों पर कुछ भी बोलते रहे। देखिए ज़रा, हम कितने खुशकिस्मत कह लें या अक्लमंद कह लें, सलाम हो हमारी अक्ल को, दाद देनी चाहिए हमारी सलाहियतों को कि हमने 3 बार अपने लिए एक ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब किया जो दुश्मन के ख़िलाफ़ बोलते हुए 10 बार सोचता है, शायद 10 से भी ज़्यादा, लेकिन अपने ही मुल्क में खड़े होकर, अपने ही मुल्क का खा कर, अपने मुल्क से कमा कर, अपने मुल्क को लूट कर, अपने ही मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाने में 1 सेकंड ज़ाया नहीं करता। इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी के साथ खिलवाड़ होता रहा, हम देखते रहे। इस मुल्क पे कर्जा चढ़ता रहा, हम देखते रहे। इस मुल्क में भारत दखल अंदाजी करता रहा, हम जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वालों ने, पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी मचाना, अन्नी मचा कर रख दी। हम जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का राग लापते रहे। उस राग लापने में मंदे हो गए, मैं नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ। इस मुल्क में सियासत करने वालों ने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी अपने महलात खड़े कर दिए। हम उनका हर बार इस्तकबाल करते रहे। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी कई ऐसे हुक्मरान हैं, कई ऐसे वज़ीर हैं, कई ऐसी सरकारी ओहदेदार हैं जो कि आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके असासे ना होने के बराबर है। बल्कि अगर मैं महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरों की बात करूँ तो वहाँ तो कोई शख्स हुक्मरान बनता ही उस वक्त है जब वो यकीन दिलाता है कि उसके असासे उसके आमदन के मुताबिक हैं, उस पर किसी किस्म की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम नहीं होता। वो वाकई अवाम के लिए सियासत करता है और सियासत को इबादत समझ के सियासत करता है और हाकिम बनकर अवाम की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझता है। लेकिन हमारे माशरे में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा मुल्क शायद दुनिया का वो वाहिद गरीब और कर्जदार मुल्क है जिसके साबिक हाकिम इंतहाई अमीर तरीन है, जिनकी जायदादें ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दूसरे कई ममालिक में हैं।
जो पाकिस्तान में वजीर आजम है तो दुबई में चपड़ासी भी। ये हकीकत है, बुरी लगे तो लगती रहे आपको बुरी। जो पाकिस्तान में किसी सरकारी ओहदे पर है तो किसी दूसरे मुल्क में प्लम्बर है, प्लम्बर चपड़ासी दूसरे मुल्क में बने हुए हैं। जो पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा भी है तो दूसरे मुल्क में उनकी वेल्डिंग की दुकान है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है। हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी क्या रही पिछले 10 सालों में किसी को मालूम नहीं, क्योंकि अवाम तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते रहे और ये नवाज शरीफ साहब अपने तीनों अदवार में ज़ाती ताल्लुकात बनाने में मसरूफ़ रहे और इतने ताल्लुकात बना लिए कि जब तहकीकात हुई तो पूरे के पूरे 10 वॉल्यूम बन गए और एक वॉल्यूम अब भी ऐसा है जो खोला नहीं गया। इसमें ऐसा क्या हो सकता है, ये आज हमने जानने की कोशिश की। वॉल्यूम नंबर 10 अगर खुल गया, सोचिए, तो शायद नवाज शरीफ साहब के मज़ीद ताल्लुकात भी खुल जाएंगे। नवाज शरीफ ने जो अपने अदवार में फ़ैसले किए वो वक्फे से सामने आते रहे और आ रहे हैं। आज कौम को ये भी मालूम हो गया कि नवाज शरीफ साहब की भारत से मुतालिक लाइन क्या थी और इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ या नहीं। अलबत्ता इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हुआ। ये नवाज शरीफ साहब की जमहूरी हुकूमत की वो कामयाब खारिजा पॉलिसी थी जिसकी वजह से सिविल और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात रहे। जब आप अपने ही मुल्क का खाकर उसी में छेद करोगे तो उस मुल्क में रहने वाले दूसरे लोग यकीनी तौर पर एतराज़ करेंगे। जब किसी घर का सरबराह दूसरे घर जाता है तो घर वाले ये तवक्को करते हैं कि वो अपने घर को रिप्रेजेंट करेगा, अपने घर वालों की तारीफ़ करेगा और बताएगा कि उसका घर सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर उस घर का सरबराह कहीं और जाकर अपने घर और घर वालों की बुराइयां करना शुरू कर दे, दुश्मन के घर में जाके ख़ास तौर पे अपने घर के मसले दूसरों के सामने रखना शुरू कर दे, कुछ ऐसे मसले जो मसले हैं ही नहीं, इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दे, झूठी कहानियां सुनानी शुरू कर दे, मनगढ़ंत कहानियां, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार अपने घर और घर वालों को ठहराना शुरू कर दे झूठ बोल बोल के, तो ऐसे सरबराह पर घर का कोई भी फर्द यकीन करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि हमारी अक्ल और अजमत को सलाम कि हमने ऐसे सरबराह को बार बार अपना सरबराह बनाया और कुछ तो एक बार फिर बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वॉल्यूम 10 में क्या है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए नवाज शरीफ का माजी और उनके फैसले देखना काफ़ी होंगे। मैं आपको बता रही हूँ ये नवाज शरीफ भी जानते हैं, इसलिए कि ना नून लीग वॉल्यूम 10 को खोलने पर रजामंद होगी, ना ये बात करेगी और ना ही शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे इसी से रिलेटेड। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, उनसे बात करेंगे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। तस्नीम असलम का बयान आपने भी सुना होगा। क्या नवाज शरीफ को बाहिसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तरह के अहकाम देने चाहिए थे? क्या सोच के उन्होंने इस तरह के अहकाम दिए? डॉक्टर फ़िज़ा, देखिए, बज़ाहिर तो ये प्रोग्राम जो स्टेटमेंट डॉक्टर तस्नीम ने दी है वो स्टेटमेंट तो ऐसी लगती है जैसे उन्हें ज़ाहिर है किसी बात से रोकना चाहते थे, बिलखुसूस हिंदुस्तान के बारे में। लेकिन जानना ये भी ज़रूरी होगा कि वो उस वक्त क्या फॉरेन पॉलिसी परसू कर रहे थे, वो क्या ऑब्जेक्टिव थे जो उनके जहन में थे, वो क्या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ले चुके थे और कौन सी डिप्लोमेसी को परसू कर रहे थे कि इस तरह का बयान उनके उस मिशन को नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये देखने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव दोनों ममालिक के दरमियान चल रहा था जहां हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते, जहां हम जो ऊपर टेंशन है या सीज फायर वायलेशन है उनको ख़त्म करने के लिए जाते, या कोई बड़ा जो हमारे उनके साथ देरीना मसाइल हैं, कश्मीर है, सर क्रीक है, उनके हल के लिए या शिमला की लाइट में ही हम कोई ऐसी बातचीत या ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के प्रोसेस में होते तो फिर तो कोई बात समझ आती कि प्रोसेस के दौरान जब डायलॉग हो रहा है, जब बातचीत हो रही है, तो किसी किस्म की स्टेटमेंट ना दी जाए। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव अंडर नहीं था। उसके बावजूद लेकिन ये एक रियलिटी है कि नवाज शरीफ साहब एक मखसूस सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे हिंदुस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी के साथ, और उनके जितने आपने अपने पहले एपिसोड में या पहले प्रोग्राम में
उनकी जितनी स्टेटमेंट सुनाई हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान में खड़े होके कहीं, एक तो स्टेटमेंट इतनी अफसोसनाक थी जिसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए को और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को महज एक लकीर करार दिया था। जिस शख्स की सियासी विजन और जो कौमियत का एक जज्बा है वो इस हद तक मान पड़ जाए कि उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विजन महज एक लकीर की सूरत में नज़र आए, तो मुझे तो लगता है कि उनकी ज़हनी सोच और उनका जो विजन और अंडरस्टैंडिंग थी एनवायरनमेंट की, वो ही ऐसी फॉल्टी थी। आज हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से पूछें कि क्या दो कौमी नज़रिया एक दुरुस्त कॉन्सेप्ट था? क्या ये बॉर्डर के दरमियान ये खून की लकीर है या महज एक लकीर है जिसकी दोनों तरफ आलू गोश्त खाए जाते हैं? तो ये वो एक अनफॉर्चुनेट नैरेटिव लेके चल रहे थे जिसमें उन्होंने दो बड़ी इंसाइटफुल बातें की। एक जो अभी आप थोड़ी देर पहले क्लिप चला रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाक फौज जिसको हमने गन और हेलीकॉप्टर्स और तोपें लेकर दी थी मुल्क के दिफा के लिए, वो अपने लोगों पर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फौज जो इन्हीं की हुकूमत के दौरान, मैं उस वक्त हाजिर सर्विस था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान आर्मी नहरों की भल सफाई कर रही थी, वो वापडा भी चला रही थी और जो डिफॉल्ट कर चुके थे लोग वापडा के, उनसे रिकवरीज कर रही थी। पाकिस्तान रेलवे को क्राइसिस सिचुएशन से बाहर ला रही थी, सेंसस कराने में लगी हुई थी और पोलियो के ड्रॉप्स लाने में लगी हुई थी। तो हर तरह, और ये जो सेंसस था उसके लिए काम कर रही थी। तो हर वो काम पाकिस्तान आर्मी को दिया गया इनके दौरे हुकूमत में, जिसके लिए अपने महकमे मौजूद थे। इतना काम लेने के बाद जो शख्स इतना बुग़्ज़ और ऐसी सोच रखता है पाकिस्तान आर्मी के बारे में, वो मेरे ख्याल में कौम के अंदर एक ऐसा तफरका कायम करना, उस ऐसे तफरके को जन्म देना चाहते थे, ऐसी नफरत को और आर्मी और लोगों को इतना डिस्टर्ब करना चाहते थे जो हिंदुस्तान 72 सालों में नहीं कर सका। अच्छा जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, इसमें मुनाफिकत भी का भी अंसर शामिल है कि एक जानिब आप काम भी लेते रहे, दूसरी जानिब आप उसी फौज के बारे में, और ज़्यादा दुख की बात है कि आप इंडिया में खड़े होके, जो हमारा रिवायती हरीफ है, वहाँ खड़े होके आप फौज के बारे में जहर उगल रहे हैं कि आप अपने होशोवास में थे। मुझे नहीं लगता थे, और अगर आप थे तो फिर मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ, मैं नवाज शरीफ साहब से मुखातिब हूँ। और दूसरी बात, टोटली अग्रीड कि अभी भी सैलाब आए, जल्जिला आए, कोई भी परेशानी की सिचुएशन हो तो फौज को बुलाओ, यानी फौज अपना भी काम करे, बॉर्डर्स पे भी लड़े और फौज मुल्क की हिफाजत भी करे, और इस तरह के काम जिससे इन सो कॉल्ड जमहूरी लोगों को निमटना चाहिए, उसके लिए फौज की खिदमत तो हमेशा हाजिर रहती हैं। ये भी बुलाते हैं फिर फौज को, फिर बाद में फौज को गंदा करना बहुत गलत बात है और मुनाफिकत भी है। अच्छा, मैं आगे चलना चाहूँगी। अब मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भी इन साहब ने नहीं लगाया था, जिनका नाम है नवाज शरीफ साहब। तो जनरल साहब, क्या यही वजह तो नहीं थी कि जी वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी खाली छोड़ी रखी काफ़ी अर्सा, कि जी अगर लगा दिया तो फिर बड़े कत्ते छट्टे खुलेंगे, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें आएंगी सामने, जिस तरह कि अब एक्सपोज हुई हैं, तस्नीम हसन साहब ने एक्सपोज की हैं। जी देखिए, इनका शुरू से एक नैरेटिव रहा है, जैसा पहले मैंने कहा, और अभी उस वक्त इन्होंने एडवाइज़र रखा था सरताज अजीज़ साहब को फॉरेन अफेयर्स के लिए, और एक वो जो फॉर्मर फॉरेन स्टाफ के ऑफिसर थे उनको रखा हुआ था एडवाइज़र। लेकिन वो जो कलमदान था सफारत खारजा का, वो उन्होंने अपने पास रखा, क्योंकि ये एक मखसूस अपनी सोच की फ़ॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे। ये एक बड़ा गलत तासुर पाया जाता है हमारे मुल्क में कि शायद पाकिस्तान आर्मी फ़ॉरेन पॉलिसी को रन करना चाहती है। ऐसा न कभी हुआ है, न वो करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी हो, चाहे अमेरिका, रशिया या यूके की हो, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस की सिक्योरिटी रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड इनपुट्स हर अदारा देता है, और उन इनपुट्स को फॉरेन पॉलिसी में कन्वर्ट करना फॉरेन ऑफिस का काम है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे होता है। एक तो ये उस खाने को बंद करना चाहते थे और किसी किस्म की कोई डायरेक्शन वहाँ से लेना नहीं चाहते थे। दूसरा, जो इनकी वहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के चीफ को चार्जशीट करना और ये कहना कि वाजपेयी साहब की कमर में छुरा घोंपा गया, ये नैरेटिव इंडिया का था, जिसकी तस्दीक और उस पर मोहर तस्दीक
शब्द कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान में खड़े होकर। तो जब पाकिस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर से ही आर्मी को चार्जशीट किया जाए उस दुश्मन की सरजमीन पे खड़े होके, तो इस माइंडसेट को आप देखें कि ये क्या माइंडसेट लेके चल रहे थे। फिर नसीम ज़ारा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है कारगिल के ऊपर, और कारगिल के ऑपरेशन में आर्मी मिस्टेक्स भी थी, स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग की गलतियां भी थी, वो भी बात अपनी जगह पे एक हकीकत है। लेकिन उस किताब में मेरे ख्याल में पेज नंबर 167 पे उन्होंने ये जिक्र किया, नसीम ज़ारा साहबा लिखती हैं कि नवाज शरीफ ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बर्जीश मिश्रा को ये बात कही कि मैं इन चारों जनरल्स को जो जिम्मेदार हैं कारगिल ऑपरेशन के, मैं इनके खिलाफ इंक्वायरी करके इनको जेल में डालूंगा। तो अगर इस तरह की जहनियत रखता हो प्राइम मिनिस्टर अपनी टॉप मिलिट्री के खिलाफ तहकीकात कराने से पहले, और दुश्मन के जो एक रिप्रेजेंटेटिव था प्राइम मिनिस्टर का, उसके जो थे नुमाइंदे मुकर्रर करदा बर्जीश मिश्रा, उसको अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये एश्योरेंसेस उस वक्त दिखा रहा है जबकि अभी हालत ही जंग में है आर्मी, तो फिर आप उस शख्स के माइंडसेट का ले लें। सदन जिंदाल का आप खुद जिक्र कर चुकी हैं कि किस तरीके से वो रावलपिंडी आए, किस तरीके से उन्हें बगैर वीजा के मरी, मतलब आप देखें कि आप कैसे साजिश कर रहे थे, उनको मरी लेकर किस तरह ले जाया गया। फिर जी, तो ये जो तैयारी की लैंडिंग की इजाजत न देना और वो जो एक ड्रामा था वो सारा हमने देखा। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट जिद और हटदर्मी का एक माइंडसेट लेके वो आते हैं, और उनको हालांकि वो, मुझे लगता यह है कि वो अभी तक किसी और ज़ियाउल हक या किसी और गवर्नर जिलानी की तलाश में है जो उनको फौज में नजर नहीं आते। वो अब उस अदारे को दोबारा उसी नहज पे चल के उनके चहेते बन के इस मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता, क्योंकि वो होगा जो मुल्क के मफाद में होगा। और पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से एक पार्टी रही है और वो पार्टी पाकिस्तान। उनकी किसी न पार्टी के वो जाती मुलाजिम होते हैं, न किसी पार्टी से उनकी दुश्मनी होती है, न पाकिस्तान आर्मी के कोई अपने सियासी अज़ाइम होते हैं, मौजूदा हुकूमत हो या पहले की हुकूमत हो। हर फौजी की वफादारी इस सरजमीन के साथ है, 22 करोड़ अवाम के साथ है, जिनके लिए वो जीते हैं, मरते हैं इस वतन के लिए। और 22 करोड़ अवाम की खिदमत करना, मैं खुद एक जनरल हूँ, हमारे लिए फ़ख्र है। हम हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होकर फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन उसको एक सियासी रंग देना एक बड़ी नेगेटिव सोच होती है, और उस शख्स की तरफ से जो उस मुल्क का वज़ीर आज़म हो। ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब के बारे में तो हमने बात कर ली, इनकी जो कॉल इन केस वो कॉल्ड जो कामयाब खारिजा पॉलिसी, उसके हवाले से मैं बात करी, जो इनकी मोहब्बतें सच्चियाँ इंडिया के साथ है उसके हवाले से हमने बात की। ये बुग़्ज़ फ़ौज है या इसके पीछे कुछ और है, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। और अब जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उस गवर्नमेंट के जो अस्करी क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके बारे में बहुत से लोग तनकीद करते हैं, क्यों तनकीद करते हैं, ताल्लुकात क्यों हज़म नहीं होते, क्या ये ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, कभी भी नहीं, मुल्क के मुफाद में होंगे, यकीनी तौर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान, और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। अवान साहब दोबारा से खुश आमदीद, वार्म वेलकम। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़कर गई थी, मैं आपकी तरफ आती हूँ जनरल साहब। नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने बात कर ली, बुग़्ज़ फ़ौज है, और मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी बात नहीं, अब तो तमाम लोगों को नजर आता है। मेरे ख्याल से बहरों को भी सुनाई देना शुरू हो गया और अंधों को भी दिखाई देना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ साहब फ़ौज से कितनी नफरत करते हैं, कितना बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ बुग़्ज़ फ़ौज है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि इंडिया से तो इनकी दोस्तियां और मोहब्बतें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिजा देखिए, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बुग़्ज़ फ़ौज है। मुझे लगता ये है कि इनकी सोच कुछ इस तरह की है कि ये हिंदुस्तान के साथ कारोबार करना और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उनको पसे पुश्त डालकर कारोबार को तरक्की देना, ये इनकी सोच है। क्योंकि ये बिजनेसमैन है, इनकी अपनी शुगर मिल जब लगी तो उसकी मशीनरी हिंदुस्तान से इंपोर्ट की गई और वो शुगर मिल यहाँ लगाई गई। तो क्या दुनिया में बेस्ट शुगर मिल की मशीनरी सिर्फ हिंदुस्तान में ही बनती है?
फिर उसके साथ टेक्नीशियन भी हिंदुस्तानी से बुलवाए गए। तो ये इनकी सोच रही है। और ये उस वक्त भी सजन जिंदाल के साथ मिलकर जो अफगानिस्तान की आयरन ओर को बाई रोड ले जाना चाहते थे, रेल रोड के जरिए हिंदुस्तान ले जाना चाहते थे, ये उस वक्त भी इंसिस्ट करते थे कि हमें वाघा के जरिए इनको ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त और अफगानिस्तान तक रूट दे देना चाहिए हिंदुस्तान को। उससे क्या मकासद हासिल होंगे इसकी, जबकि कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है, सियाचिन वहीं का वहीं ऑक्यूपाइड है, फिर सर क्रीक का इशू वहाँ पे ही हल तलब है और उन पे हिंदुस्तान कोई बात करने को तैयार नहीं। मुसलसल दहशत गर्दी का एक नैरेटिव लेके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करने का एक नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं। कुलभूषण यादव जैसे एजेंट्स के जरिए वो हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे हैं। इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके उनके साथ तजारती ताल्लुकात को बढ़ाना, मेरी समझ से ये बात कासिर है। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि कैसे उस मुल्क के साथ तजारती रवाबित बढ़ाकर बाहमी ताल्लुकात बेहतर की जा सकती हैं, जिसके साथ हमारे दर्जनों इशू पेंडिंग हो और जो हमारी सलामती के खिलाफ काम कर रहा हो और हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करवा रहा हो। ये वॉल्यूम 10 का आप जिक्र कर रही थी। मैं किसी ऐसे मुहिब्बे वतन शख्स जो प्रोसिक्यूशन में हो या बरसरे इक़्तिदार हो उसकी तलाश में हूँ कि जो उस वॉल्यूम 10 से पर्दा उठाए, क्योंकि वो मैं समझता हूँ एक नेशनल डॉक्यूमेंट है और कौम को पता होने चाहिए कि उनके ऊपर किस तर्ज के लोग हुक्मरान रहे हैं और वो राज क्यों बना हुआ है वॉल्यूम 10, उसमें है क्या। कम से कम कौम को बताएं। उस पर अदलिया क्यों पाबंदी लगाती है, अदालत में क्यों वो नहीं खोला जाता, उनके प्रोसिक्यूशन वाले क्यों नहीं खोलते, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे पर्दा क्यों नहीं उठाते। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुजरिम तो चाहेगा कि उससे पर्दा ना उठे, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको उससे पर्दा उठाना चाहिए। आपको याद ये करवाती चलो कि खुर्शीद शाह साहब का आपको बयान याद होगा, उन्होंने क्या कहा था कि अगर जी वॉल्यूम 10 का ये जो 10वीं जिल्द है इसको खोल दिया गया तो नवाज शरीफ साहब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे दुनिया में किसी को भी। आप सोच लें ज़रा। अच्छा जी आगे चलते हैं। जना साहब मेरे पास लास्ट 2 मिनट से मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना, आपका कमेंट चाहूंगी। अब हम बात कर रहे थे पीटीआई गवर्नमेंट की। जी पीटीआई की गवर्नमेंट है, अस्करी क़यादत तो पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि एक पेज पर है। अस्करी क़यादत किसी मुल्क के लिए ही काम कर रही है, सियासी क़यादत मुल्क के लिए काम कर रही है, दोनों का एक पेज पर होना बहुत से लोगों को दुखता है, उनको तकलीफ होती है। मैं ओपन अल्फाज में कहूँगी, क्या एक मुल्क की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक दूसरे पर अगर हमले करें, लड़ाइयाँ करें, उनकी आपस में बने ना और आम लोगों को भी पता हो कि इनकी आपस में नहीं बनती, ये मुल्क के लिए फ़ायदामंद हो सकता है, तो फिर इनको क्यों दुखता है कि अगर अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत एक पेज पर है और डेफिनेटली मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए है ना। फिजा देखिए, ये एक नैरेटिव है जो बना दिया गया है कि फ़लाँ हुकूमत के साथ आर्मी की नहीं बनती थी और फ़लाँ हुकूमत के साथ बड़ी गाड़ी छनती है। पाकिस्तान आर्मी एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना उनकी स्वॉर्न ड्यूटी है। वो आइन के अंदर रह के काम करती है, उसको आइन के अंदर रह कर ही काम करना चाहिए। वो एक सुपीरियर अदारा नहीं है, एक मातहत अदारा है। लेकिन आप माजी को उठा के देखें, जो मैंने अभी आपको 10 ड्यूटीज गिनवाई हैं नवाज शरीफ के दौर में, महकमा नहर मौजूद है लेकिन नहर के अंदर से कीचड़ उठा रही है पाकिस्तान आर्मी। रेलवे का महकमा मौजूद है लेकिन रेलवे को संभाल रही है इन्हीं की हुकूमत में पाकिस्तान आर्मी। बापडा का अदारा मौजूद है लेकिन डिफॉल्ट की रिकवरी और चोरी को पकड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है। सेंसस कराने के लिए पाकिस्तान आर्मी है, पोलियो को कतरे पिलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी है। तो अगर ये काम लिए जा रहे हैं तो आर्मी और नवाज शरीफ कैसे 2 डिफरेंट पेजेस पर थे। उनके हुक्म के तहत प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उस वक्त की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ के अंडर हमने ये सब काम किए हैं। मैं उस वक्त यूनिट कमांड कर रहा था, तो ये कभी भी 2 पेजेस पर नहीं थे। हाँ, नवाज शरीफ एक अलग सोच ज़रूर रखते थे जो प्रो इंडिया थी और वो हिंदुस्तान के बारे में एक अलग, जो पहले मैंने बात की, अब जारी बात है जो प्रो इंडिया सोच रखेगा पाकिस्तानी होने के बाद, तो वो तो दूसरे पेज पे होगा ना जनरल साहब। जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए, जब अगर
जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी 3.5 लाख फौज बॉर्डर पे बैठे, रोज़ाना वहाँ पे आबादी जो सिविल आबादी है उसको हिंदुस्तान निशाना बनाए, सचिन के ऊपर आके कब्जा कर ले और शिमला एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करती है, उसको एक्यूपाई करके बैठ जाए। ठीक है रिजाना साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अमान साहब आपके वक्त के लिए, आपके तजज़िये के लिए। डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह टाइम से सेम चैनल के जिंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।